कामनी आज ही बेटे का रोका करके आई थी। पहले बच्चे की शादी का जो चाव माँ बाप को होता है उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। सारे मोहल्ले और रिश्तेदारी में मिठाई बांटती कामनी का जोश देखकर राजीव और बच्चे भी हैरान थे। आज ना तो बैक पेन था ना माइग्रेन। बस चहकती हुई कामनी का एक हाथ फोन को कान पर साधे हुए था और दूसरे से वो जल्दी जल्दी डिब्बे बंटवा रही थी। इतनी मिठाई मंगवाई क्यों है लड़की वालों से कि अब दिन भर बांटने की मेहनत कर रही हो? बेटी ने चुटकी ली। कामनी ने झट जवाब हाजिर कर दिया, जब सबके यहाँ की मिठाई खाए बैठे हैं तो अब बांटने से क्यों चूकें? सौम्या के घर से आई मिठाई के अलावा 25 डिब्बे मैंने बाजार से भी मंगवाए हैं। हे भगवान, इनका भी हिसाब रखना पड़ता है क्या? बेटी प्रियल घबराई। अरे तू चिंता मत कर, तेरी मम्मी ने अपनी 3 ननदों की शादी पूरी जिम्मेदारी से कराई है, वो सब कुछ आराम से संभाल लेंगी। राजीव ने पत्नी की तारीफ की। कामनी को शर्माते हुए, बस आप जीजाजी लोग को संभाल लेना, उनके नखरे और शिकायतें निभाना जरा मुश्किल काम है। कामनी का पिछली शादियों का अनुभव यही कहता था, सारे रिश्तेदार एक तरफ और ये फूफा जीजा एक तरफ। शादी का दिन भी जल्दी नज़दीक आ गया। कामनी ने घर में काम वालों की पूरी फौज तैनात कर दी थी। उसकी दिली तमन्ना थी कि अब तक सारी शादियां रसोई और काम संभालते निपटाई हैं, उसने चाहे नंदों की हो या बहन भाइयों की। पर अब बेटे की शादी खूब धूमधाम से और मस्ती करते हुए करना चाहती थी। उसने सभी नौकरों से ये बात खूब ठोंक ठोंक कर कह भी दी थी, तुम सबका मार्केट रेट जो भी चल रहा है सहालग में, मैं 250 रुपये दिन के ज़्यादा दूंगी, पर एक काम अपने हाथ से नहीं करूंगी। तुम सबकी जिम्मेदारी है शादी अच्छे से संपन्न कराना। कामनी की इस बात पर सभी नौकर राजी भी हो गए। घर की सफाई और बर्तन मांजने के लिए रज्जो और सज्जो 2 बहनें बुलाई गई, तो रसोई के काम और शादी की रस्में सही से करवाने के लिए नाइन श्यामा को तैनात किया। वैसे तो एक महाराज खाना बनाने के लिए रखे ही थे, पर उनकी मदद के लिए श्यामा हो जाएगी, ऐसा कामनी का विचार था। 2 परमानेंट नौकर हरीश और केतु तो थे ही। अब कामनी निश्चिंत हो गई। निश्चित दिन से मेहमान आने शुरू हो गए और कामनी ने तब तक सभी काम वालों को ट्रेंड भी कर लिया। बड़ी ननद और नंदोई आए तो कामनी थोड़ा घबरा सी गई। बड़े जीजाजी घर की हर शादी से नाराज होकर ही जाते थे। उसने चाय, कोल्ड ड्रिंक, छाछ और लस्सी सब तैयार करवा दिए। जीजाजी जो मांगे एक आवाज़ में हाजिर करने का हुक्म स्टाफ को दिया गया। जीजाजी तो जैसे बिल्कुल बदल ही गए थे। पता नहीं रिटायरमेंट का असर था या अपने बच्चों की शादी में मिली शिक्षा। 2 दिन बाद भी खूब हंस बोल रहे थे। उन्होंने तो कामनी के साथ गिफ्ट्स पर स्लिप लगाकर नाम भी लिखवाए और हर रस्म रिवाज के लिए अलग अलग पैकेट भी बनवाए। उनकी शिकायतें करने की आदत अब मदद करने की आदत बन गई थी। कामनी ने भी राहत की सांस ली। तीनों ननद नंदोई आ चुके थे। बड़ी ननद के बेटी दामाद, मझली ननद के बेटे बहू और बाकी सब कुंवारे बच्चे भी आ गए, तो घर में खूब रौनक लगने लगी। मायके वाले कल सुबह आने वाले थे। उनके लिए उसने सामने वाले घर के 3 कमरे तैयार करवा लिए थे। खास रिश्तेदार तो घर में ही रुकना चाहते हैं ना। बाकी सबके ठहरने की व्यवस्था होटल में थी। कल से फंक्शन भी शुरू होने को थे। रात भर बच्चों और बड़ों ने म्यूजिक सिस्टम लगाकर खूब शोर मचाया। मोहल्ले वाले भी समझ गए थे कि शादी के शगुन शुरू हो गए हैं। कामनी सबके खुशनुमा व्यवहार से संतुष्ट हो गई। अब उसे कोई चिंता नहीं थी, पर उसे क्या पता था कि असली जलजला तो अभी आना बाकी था। अगली सुबह कामनी जल्दी ही उठकर नहा ली, क्योंकि आज सुबह से ही नेकटेले शुरू करने थे। सबसे पहले बड़े बूढ़ों की पूजा, फिर हनुमान जी का रोट था। शाम को मेहंदी और हलदात करना था। सुबह का खाना श्यामा रसोई में ही बनाने वाली थी और शाम का खाना कैटरिंग वाले तैयार कर रहे थे। 8 बज गए, लेकिन हरीश और केतु गायब थे। घर भी बिना झड़ा पड़ा था। बेटे प्रियांशु को दोनों को बुलाने के लिए भेजा तो जवाब आया, रात भर के शोर में सो नहीं पाए हैं, सिर दर्द से फटा जा रहा है, नींद पूरी कर लें फिर आएंगे। कामनी सिर पकड़कर बैठ गई। ऐन मौके पर इस तमाशे को वो बखूबी समझ रही थी। कल रात दोनों राजीव से दारू के पैसे मांग रहे थे, जिसके लिए उन्होंने मना कर दिया। राजीव उन दोनों को मनाने के लिए गए और कामनी ने मुंह बनाकर झाड़ू उठा ली। घर कुनबे की सभी औरतें आती होंगी, बासी घर में थोड़े पुनः पूजा होगी। बड़ी ननद ने टोक दिया, कामनी, शादी की चूड़ियां पहनने का समय हो गया है और तुम झाड़ू लेकर घूम रही हो। चूड़ी पहनने के बाद झाड़ू मत छूना। वो दोनों लड़के कहाँ गए जो कल तक सब काम कर रहे थे? लाओ झाड़ू मैं लगा दूं, तुम तैयार हो जाओ। दीदी, उनकी तबीयत खराब है, आप उन दोनों के लिए चाय बना दो। कामनी, झाड़ू मुझे दे दो, तुम प्रोग्राम शुरू करने की तैयारी करो। राजीव अंदर आकर बोले। प्रियांशु ने धीरे से पूछा, कितने पर बीती? राजीव, कल 1000 देने पड़ते, आज 3000 का सामान दिया है। कामनी ने झटपट झाड़ू लगाई। अब तक दोनों लड़के भी उठकर आ गए थे। कामनी दोनों को खा जाने वाली नज़रों से देखते हुए रसोई में घुस गई।
श्यामा आ चुकी थी। उसे काम समझाकर चाय का पानी रखा। तब तक पारुल तैयार होकर आ गई। मामी जी, आप चूड़ी पहनने जाइए, यहाँ आंटी के साथ मैं काम देख लूँगी। कामनी को उसका व्यवहार बहुत प्यारा लगा। उसे चाय बनाने की जिम्मेदारी सौंपकर कामनी चूड़ियाँ पहनने बैठ गई। सबने हंसी ठिठोली करते चूड़ियाँ बदलीं। तब तक पारुल भी चाय बनाकर ले आई। चाय पीकर फिर बड़े बूढ़ों की पूजा शुरू करानी थी, पर इतने दिनों बाद इकट्ठा हुए घर कुनबे वाले भी सब बातें करने बैठ गए। तभी श्यामा रसोई से निकली और वहीं दीवार के सहारे बैठ गई। जीजी, तुम रसोई में रहोगी तो हम खाना बनाएंगे। हम तुम्हारी रसोई में अकेले ना रुकेंगे। कुछ दाल चावल इधर उधर हो गए तो हम गरीब आदमी कहाँ चुका पाएंगे। कामनी के कान खड़े हो गए। अगर रसोई में ही खड़ा रहना था तो तुम्हें काम पर क्यों बुलाती मैं? कामनी गुस्से से बोली। जीजी, अगर विश्वास होता तो मैं कल अकेले सब निपटारा कर देती, पर इस शक भरे माहौल में खाना बनाना मुझसे न हो पाएगा। श्यामा ने पारुल की तरफ कनखियों से देखते हुए कहा। मझली ननद फौरन समझ गई। पारुल, तुमने कुछ कहा क्या श्यामा से? पारुल बगले झांकने लगी। बेचारी घबराकर बोली, नहीं मम्मी जी, ये आंटी सारी गिलास अलमीराज खोलकर देख रही थी, तो बस मैंने यही बोला था कि आंटी उनको मत खोलो, क्योंकि इनके डोर बहुत नाजुक होते हैं। आपको कुछ चाहिए होगा तो मैं निकाल दूंगी। ननद ने सिर पकड़ लिया। कामनी तो क्या ही कहती, बेचारी बच्ची की बात तो गलत नहीं थी, पर श्यामा को कौन समझाए। छोटी ननद ने श्यामा को घुड़की दी। चलो श्यामा, तुम भी कहाँ बच्चों की बात दिल से लगा रही हो। कल सज्जों से डोर अटक गया था तो मैकेनिक बुलवाना पड़ा, इसीलिए वो तुम्हें समझा रही थी। चलो मैं बैठती हूँ चौके में, तुम खाना बनाओ। कामनी उठने को हुई तो बड़ी ननद ने टोक दिया, तुम कहाँ चल दी उठकर? छोटी संभाल लेगी श्यामा को। मम्मी कभी उठती थी किसी शगुन के बीच? अब बैठकर सारे काम राजी खुशी करो और बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लो। खाना तैयार करके श्यामा फिर मुंह फुलाकर बैठ गई तो पारुल ने धीमे से माफ़ी मांगी। आंटी, आप बुरा मत मानो, मेरा इरादा आपका दिल दुखाने का नहीं था। श्यामा आंखें मटकाते बोली, बहू रानी, आप तो बहुत कायदे वाली हो। पूरे जनमासे को चाय बांटी, एक श्यामा आंटी को चाय नहीं पूछी। यही तो बहू बेटी के संस्कार पता चलते हैं। पारुल की आंखें भर आई। कामनी के कानों में बात पड़ गई। उसने श्यामा को आड़े हाथों लिया। श्यामा, तुम्हारा बड़ा दिमाग खराब हो गया है। जीजी की बहू से कौन से लहजे में बात कर रही हो? श्यामा ऐंठ कर चलती बनी। बाद में रोटियां खुद कामनी को सेकनी पड़ी। नंदे उसे रोकती रहीं कि अब घर के काम नहीं करते भाभी, पर उसे सारा काम नंदों पर डालते अच्छा नहीं लग रहा था। सबने मिलजुल कर दोपहर का काम निपटाया। पारुल का उतरा मुंह देखकर छोटी ननद ने चुटकी ली। अरे पारुल, तुम दिल से न लगाओ श्यामा की बात, क्योंकि उसको तो रूठने का बहाना चाहिए था। अब शादियों में फूफा जीजा नहीं रूठते, ये लोग रूठते हैं। सच कहा छोटी ने। मैं भी अपने बच्चों की शादी में काम वालों की जी हुजूरी करती रही। आजकल इन लोगों को खुश रखना ज़्यादा मुश्किल हो गया है। बड़ी ननद ने अपना ताज़ा अनुभव बांटा। सारी औरतें हंसने लगीं। दोस्तों, यही आजकल की सच्चाई है। अब रिश्तेदार तो समझदार और शांत हो गए हैं, पर काम वालों ने रिश्तेदारों की जगह ले ली है। बात बात पर नाराज हो जाना, ऐन मौके पर काम छोड़ देना और बीमार पड़ जाना। अब तो ये सीधे चलें तो सब बढ़िया, वरना आपकी व्यवस्था बिगड़ते देर नहीं लगती। आप लोगों की इस विषय में क्या राय है? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।